प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास में आज हम सिंधु घाटी सभ्यता पर विस्तृत चर्चा करेंगे। विस्तृत चर्चा इसलिए क्योंकि इस सेक्शन को हम निग्लेक्ट करके नहीं छोड़ सकते। इस सेक्शन पर हमें गंभीरता से पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो इसको पढ़ने के कई तरीके हैं। साधारण तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के बारे में बताया जाता है, खोजकर्ताओं को याद कराया जाता है वन लाइनर फैक्ट के रूप में। लेकिन मुख्य मुद्दा, जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व को समझेंगे तब उससे जुड़ी चीजें आपको याद रहेंगी। तो सबसे पहले हम अपने आज के अध्ययन में शुरुआत में ध्यान देंगे सिंधु घाटी सभ्यता आखिर दुनिया में, भारत में इतना महत्व क्यों रखती है। शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं? इसके महत्व से, इंपॉर्टेंस से। तो इसका महत्व क्यों है समझिएगा। आज से लगभग 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता है। कैसे, क्यों, कालक्रम चर्चा होती रहेगी। सभी बचपन से जानते हैं, बहुत पुरानी सभ्यता है, हजारों साल पहले। और उतने वर्ष पुरानी इस सभ्यता की पहली विशेषता जो हमने बार बार पढ़ी है, वो पहली विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की पहली विशेषता है इसका नगर नियोजन, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। समझिएगा, आज के हमारे कई शहर जो पुराने शहर हैं, कोई भी प्लान्ड सिटी नहीं है। आपका बिलासपुर, आपका पुराना रायपुर। नगर नियोजन का उदाहरण प्रस्तुत करेगा नया रायपुर, नगर नियोजन का उदाहरण प्रस्तुत करेगा भिलाई। क्या होता है नगर नियोजन? पहले नक्शा बनेगा, उस नक्शे के आधार पे लाइन से एक जैसे घर बनेंगे, सारे घरों के दरवाजे एक और खुलेंगे, सारी सड़कें एक जैसी रहेंगी, सारे शहर का ड्रेनेज सिस्टम एक जैसा रहेगा। इसको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्शा पास कराना आप जानते होंगे। ऐसी शहर की संरचना आज आधुनिक युग में कॉलोनियों में हो पा रही है। शहर में जब कॉलोनियां बनती हैं तो पहले घर बनते हैं, फिर उसमें जाकर के लोग रहते हैं। और शहर के विकास में आज मेरा घर बन रहा है, बाजू में दूसरे का घर बन रहा है, तीसरे घर में 5 लोग रह रहे हैं। इस तरीके से अस्त व्यस्त शहरों का विकास होता है। सदियों पहले भारत की ये सभ्यता, जिसकी गिनती विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में होती है, नगर नियोजन का उदाहरण प्रस्तुत कर रही थी। इसलिए इस सभ्यता को विश्व की किसी भी सभ्यता से अधिक महत्व दिया जाता है। भारत के इतिहास को ये गौरव प्रदान करती है। फिर दूसरी विशेषता, नगर नियोजन के बाद इसका विदेश व्यापार। सदियों पहले, मैं हजारों वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, यह सभ्यता विदेश व्यापार कर रही थी। और न केवल विदेश व्यापार कर रही थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात के कार्य कर रही थी, बल्कि यह सभ्यता समुद्री मार्ग का प्रयोग करती थी। और इस सभ्यता के पास अपने बंदरगाह थे, डॉकयार्ड। बंदरगाह, गोदीबाड़ा, डॉकयार्ड, इसका मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहां पर पानी के जहाज आकर रुकते हैं। इसे पत्तन शहर कहते हैं, विशाखापत्तनम। पत्तन का मतलब होता है गोदीबाड़ा, डॉकयार्ड या बंदरगाह। तो सदियों पहले हम पानी के जहाज बना रहे थे। पानी के जहाज बनाने के साथ साथ हम उन जहाज को पानी पर चलाकर विदेश व्यापार करने जा रहे थे। तो इसकी दूसरी विशेषता जो मेरे नजर में सबसे महत्वपूर्ण है, वो कौन सी विशेषता है? विदेश व्यापार। तीसरी विशेषता देखिए, इनको धातु विज्ञान का ज्ञान था। धातु विज्ञान या मेटलर्जी का प्रारंभिक ज्ञान अच्छी बात है, सभी सभ्यताओं को होता है। लेकिन ये धातु विज्ञान में किस स्तर पर जानकारी रख रहे थे? ये मिश्र धातु बनाना जानते थे, एलॉय। तो मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया काफी साइंटिफिक और काफी जटिल होती है। 2 धातुओं को पिघलाया जाएगा, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा, तब उससे एक मिश्र धातु का जन्म होगा। इन्होंने सबसे ज्यादा जिन बर्तनों का प्रयोग किया, आज भी भारत के श्रेष्ठ बर्तन में उसकी गणना होती है, वो कांसे के बर्तन थे।
इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कांसा धातु किन दो धातुओं की मिलने से बनती है। और जब तक स्टील ने भारत में घरों घर में अपना स्थान नहीं बना लिया, तब तक भारत की सबसे बेस्ट धातु कांसा थी। आज भी गांव के लोग फुल कांस की थाली बोलते हैं और उसी कांसे की थाली में खाना खाते हैं बड़े लोग जो कहलाते हैं। या कोई अतिथि आता है तो उसको उस कांसे की चमकदार थाली में खाना दिया जाता है। जितना धोगे, जितना साफ करोगे, वो थाली उतनी ही चमकती है, आकर्षक और वजनदार होती है। वो धातु आसानी से नहीं बनती, दो धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनती है। तो नगर नियोजन, विदेश व्यापार, धातु विज्ञान का ज्ञान, माप तौल का ज्ञान, ये मेजरमेंट जानते थे। हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते ऐसा है इतिहास में कि ये सभ्यता कहीं चली गई, नहीं गई है, उसकी कंटिन्यूटी आज भी हमारे दैनिक जीवन में मौजूद है और इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। चूंकि मैं सब इंस्पेक्टर परीक्षा को फोकस करके पढ़ा रहा हूं, इसलिए एकदम से मैं आपको बहुत गंभीरता पर नहीं ले जा रहा हूं, समझा रहा हूं। इन्हें माप तौल का ज्ञान था, मेजरमेंट था, और ये माप तौल में 16 और उसके आवर्तकों का प्रयोग करते थे। आज हम 10 में माप तौल करते हैं, 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, या 10 रुपए, 100 रुपए, 100 पैसे, ये 16 में करते थे। 16, 32, 64। तो क्या आपने जीवन में कभी 16 का प्रयोग सुना है माप तौल में? हाँ, अंग्रेजों के आने से पहले तक भारत में 16 का ही प्रयोग होता था। 1 रुपए में 16 आने हुआ करते, और 16 आने का आधा करोगे तो 8 आना होगा। आज की डेट में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे का आधा करोगे तो 50 पैसा होगा। इसीलिए भारत में 50 पैसे को 8 आना या अठन्नी कहा जाता है। 100 पैसों का 1/4 25 पैसा होगा और 16 आने का 1/4 4 आना होगा। इसीलिए 25 पैसे को चवन्नी भी कहते हैं। चवन्नी छाप इंसान आप कभी न कभी सुनते होंगे। तो ये माप तौल की प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही थी, जिसको हमने अंग्रेजों के आने तक जीवित रखा था। कुछ तो लॉजिक रहा होगा। तो ये सटीक माप तौल करना जानते थे। इनकी सारी ईंटें एक जैसे माप से बनती थी। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक निश्चित रेशियो रहता था, 1:2:4। तो इस तरह की इनकी विशेषताएं जब मैं बताते जाऊंगा तो ये आपको चमत्कृत कर देने वाली सभ्यता लगेगी। जब मेरा आप इसमें क्लासरूम में कभी वीडियो देखे होंगे, जो मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैं इसका 3D इमेजिनेशन में वीडियो दिखाता हूं कि जब हम सिंपल पढ़ लेते हैं कि मोहनजोदाड़ो में बृहत स्नानागार मिला है, तो जब हम उसका आधुनिक प्रोजेक्शन करते हैं तो वो स्नानागार कैसे बनता है। एक बीच में आधुनिक स्विमिंग पूल जैसी संरचना बनेगी, जिसके चारों ओर कमरे बने रहेंगे जहां पर लोग अपने वस्त्र बदलेंगे। उस स्नानागार में गर्म पानी भी आने की व्यवस्था रहेगी। एक तरफ से पानी आएगा, दूसरे तरफ से उस स्नानागार से पानी बाहर निकल करके जाएगा। मतलब अपनी टेक्नोलॉजी से ये पूरे संसार को चमत्कृत कर दे रहे थे। इस स्नानागार को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अद्भुत संरचना माना गया है। मोस्ट अमेजिंग मॉन्यूमेंट, मोस्ट अमेजिंग बिल्डिंग किसको माना गया है? मोहनजोदाड़ो के स्नानागार को। तो ये हर कदम पे हमें चमत्कृत करते हैं। इनके बड़े बड़े अन्नागार हमें बताते हैं कि यहां कृषि अधिशेष की स्थिति थी, सरप्लस एग्रीकल्चर। अन्नागारों का पाया जाना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि ये सरप्लस एग्रीकल्चर, कृषि अधिशेष की स्थिति में थे, और सरप्लस एग्रीकल्चर ही शहरों के विकास की पहली शर्त होती है। एनसीईआरटी इस बात से शुरुआत करती है। जब गांव में इतना अनाज होगा कि गांव का किसान अपना पेट भरेगा और शहर में जो खेती नहीं करते, ऐसे हमारे जैसे फालतू लोगों को भी वो अनाज उगा करके दे देगा, तब तो हम शहरों में सुख से रह पाएंगे। इसे कहते हैं सरप्लस एग्रीकल्चर। तो इस सभ्यता में बड़े बड़े अन्नागार मौजूद थे। ये सरप्लस एग्रीकल्चर को बता रहा है। एक पॉइंट और बता करके फिर मैं आपको टू द पॉइंट समझाना शुरू करूंगा, जिससे परीक्षा निकले। ये सूती वस्त्र का प्रयोग करना जान चुके थे। तो सूती कपड़ा बोलने से आपको ऐसा लगेगा है भाई सिंपल बात, आज तो हर कोई वस्त्र का प्रयोग कर रहा है, लेकिन मैं कई हजार साल पहले की बात कर रहा हूं। हजारों साल पहले ये सूती कपड़े का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये खेती करना जानते हैं,
खेती करके कपास उगाना जानते हैं, उस कपास से धागे बनाना जानते हैं और उन धागों को कपड़े में बदलना जानते हैं। इसीलिए तो प्राचीन काल में भारत वस्त्र निर्यात का दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर था और हमारे वस्त्र व्यापार पर ही आघात करके अंग्रेजों ने हमें लूटा और हमसे करोड़ों की संपत्ति अर्जित की, जो आप आधुनिक भारत में सीखेंगे। वे सूती कपड़ा बनाना जान रहे थे, उस कपड़े पर रंगाई छपाई करना जान रहे थे। मतलब ये विश्व की बड़ी ही आधुनिक सभ्यता थी जो सदियों पहले भारत में पाई गई और पता नहीं किन कारणों से ये सभ्यता विलुप्त हो गई। जहां इस सभ्यता के बड़े बड़े शहर थे, उन शहरों की जगह खंडहर बनते गए और उनके ऊपर मिट्टी की परतें आती गई और टीले बन गए। इन शहरों की नए सिरे से खोज अंग्रेजों के समय हुई। यहां से आपका प्रश्न बनता है, जहां सिंधु सभ्यता के बड़े बड़े नगर थे, वो नगर विलुप्त से हो गए। उन नगरों की खोज कब हो रही है? आधुनिक भारत में हो रही है। और आधुनिक भारत में खोजने वाले कौन है? अंग्रेज। भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा है। अब यहां से मैं आपको टू द पॉइंट एग्जाम के प्रश्न बताते जाऊंगा। अंग्रेजों के समय एक सन याद रखिएगा, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। वो सन है 1826। 1826 में एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, उस व्यक्ति का नाम है चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लेख लिखकर लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया कि ये जो दो जगहें हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, यहाँ पर जो बड़े बड़े टीले दिख रहे हैं, उन टीले में कोई बहुत ही अद्भुत सभ्यता छुपी हुई है। पहला वन लाइनर फैक्ट बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे आधुनिक काल में? कौन थे? चार्ल्स मेसन। किस सन में उन्होंने जानकारी दी? 1826। फिर सीधे परीक्षा के दृष्टिकोण से एक और व्यक्ति का नाम आएगा। भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे से उस समय जो व्यक्ति जुड़े हुए थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। कई लोग इन्हें भारतीय इतिहास का पिता भी कहते हैं। इन्होंने सर्वे किया, समझने का प्रयास किया मोहनजोदाड़ो को और हड़प्पा को, लेकिन ये इस सभ्यता के महत्व को ठीक से नहीं समझ पाए। उन्होंने इसे कुषाण कालीन सभ्यता यानी काफी बाद की एक सभ्यता बता दिया और अधिक रिसर्च नहीं किया। तो दूसरा नाम पेपर में आते रहता है। वह कौन सा इतिहासकार था जो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाया? कौन है वो व्यक्ति? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये दो नाम हो गए जो आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखने हैं। फिर तीसरा सबसे बड़ा नाम जिसको आपको भूलना ही नहीं है, वो नाम है, आप बहुत मजबूती से उस नाम को दिमाग में रखें, जानते भी होंगे, वो नाम है जॉन मार्शल। नए बच्चे जॉन अब्राहम मत सोच लेना, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता के महत्व को समझा और इस सभ्यता को खोज में लाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से गहन रिसर्च किया और जॉन मार्शल के ही निर्देशन पर 1921 में खोजा गया हड़प्पा। आज ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, पर पाकिस्तान तो हमारा ही बच्चा है, भारत से अलग हुआ है, तो ये भारत का ही हिस्सा था सदियों पहले। 1921 में किसे खोजा गया? हड़प्पा को खोजा गया और खोजने वाले व्यक्ति का नाम था दयाराम साहनी। जगह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान जो खोजा गया, सर्व प्रमुख उत्खनन किया गया, एक्सकवेशन किया गया जिस जगह का, उस जगह का नाम है हड़प्पा। वो जगह खोजी कब गई? 1921। और खोज करने वाले व्यक्ति का नाम दयाराम साहनी। और उसके अगले ही वर्ष इस सभ्यता के सबसे चर्चित स्थान की खोज हुई, जिस पर पिक्चर भी बन चुकी है। बताइएगा आप लोग, कम से कम पिक्चर की जानकारी तो मेरे से ज्यादा रखेंगे। कौन है डायरेक्टर जिन्होंने मोहनजोदाड़ो फिल्म बनाई थी? 1922 में इस सभ्यता की दूसरे स्थान की खोज हुई और वो आश्चर्यजगित करने वाला शहर था मोहनजोदाड़ो। और इस सभ्यता को धरती के नीचे से, इस स्थान को धरती के नीचे से उत्खनन करके पब्लिक के सामने लाने का काम जिस विद्वान ने किया, उनका नाम भी भारतीय इतिहास में अमर है। वो नाम है राखाल दास बनर्जी। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे तो देखिएगा लाइन से प्रश्न आए हैं। उन दो भारतीय विद्वानों का नाम बताइए जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़े हैं। तो किनका किनका नाम आता है?
दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? राखालदास बनर्जी। जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज की गई उस समय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर कौन थे? जॉन मार्शल। इन स्थानों को खोजे जाने से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दुनिया को पता चला और फिर तो एक एक करके कई शहर एक के बाद एक अस्तित्व में आते गए। तो अगला काम जो बहुत सरल सा हमको करना रहता है, वन लाइनर फैक्ट में कौन सा शहर किसने खोजा, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है और उस शहर की प्रमुख बातें क्या क्या है। तो मैं फिर से आपकी तैयारी में मददगार साबित होता हूं। पहला शहर जो हमने अभी पढ़ा 1921 में खोजा गया, उस शहर का नाम है हड़प्पा। कहां है ये? ये है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। पंजाब का विभाजन हुआ है, आप सभी जानते हैं। एक हिस्सा पंजाब का भारत में है और एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर यह स्थान था और इस स्थान के खोजकर्ता का नाम फिर से मैं आपकी सेवा में लिख दे रहा हूं, दिमाग में बैठा लें। इस स्थान के खोजकर्ता का नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। इसी स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आई। इस स्थान से बहुत सी चीजें मिली। जो कॉमन चीजें रहती हैं उनको नहीं पूछा जाता। जैसे इस स्थान से मिली है मातृ देवी की बहुत सी मूर्तियां। तो इसके आधार पर यह कहा जाएगा कि सिंधु घाटी के लोग मातृसत्तात्मक थे। परिवार में मातृसत्ता चलती थी, संपत्ति माता से पुत्रियों को हस्तांतरित होती थी। आज भी हम मातृ देवी की उपासना करते हैं, दुर्गा माता की उपासना, काली माता की उपासना भारत का हर व्यक्ति करता है। तो मातृ देवी की बहुसंख्यक मूर्तियां हड़प्पा से मिली। न केवल हड़प्पा से बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत से शहरों से मिली। इसके अतिरिक्त हड़प्पा से विशाल अन्नागार मिला। कुछ अन्य शहरों से भी मिला है ग्रेनरी, अन्नागार। मैं आपको बता ही रहा था, अन्नागार का पाया जाना कृषि अधिशेष को दर्शाता है। यहां से मातृ देवी मिली, अन्नागार मिला और साथ ही यहां से बैरक यानी श्रमिक आवास का एविडेंस भी मिला। श्रमिक आवास, ऐसे घर मिले जो घर नहीं, सिंगल रूम थे, अन्नागार के ही आसपास बने हुए। तो ये माना गया कि उनमें व्यक्ति नहीं रहता है, मजदूरों को रखा जाता है। आज भी आप लोग पढ़ते होंगे हॉस्टल में, आपके लिए सिंगल रूम बना देते हैं मकान मालिक और अपने लिए आंगन, किचन, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम क्या क्या बना करके नहीं रखते हैं। तो जो बड़े घर होते हैं वो बड़े लोगों के घर हैं और जो छोटे छोटे घर हैं हो सकता है वो श्रमिकों के घर रहे होंगे, ऐसा इतिहासकारों का अनुमान है। मातृ देवी की बहुसंख्यक मूर्तियां, अन्नागार, श्रमिक आवास, कब्रिस्तान H और R37, इस तरह की कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। कहां की खोज से? हड़प्पा की खोज से। ये आप याद रखें। ज्यादा प्रश्न बनेंगे इसके बाद वाले शहर से। 1922 में जो शहर खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का, उस शहर का नाम है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कहां है? मोहनजोदाड़ो ये भी पाकिस्तान में ही है, लेकिन अब ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में रह गया और सारे सिंधियों को भारत आना पड़ गया। सोचिए विभाजन का दर्द। सिंध के बिना हिंद कहां हम बोलते हैं, सारे सिंधी हमारे हैं, पर उनकी जगह छूट गई पाकिस्तान में और उनको विस्थापित होकर रहना कहां पड़ा? भारत में। इस पर अभी चर्चा नहीं होगी। सिंध प्रांत कहा तो मेरे दिमाग में आ गई बात। कहां है मोहनजोदाड़ो? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। किस नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदाड़ो? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यह शहर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इस शहर के खोजकर्ता का नाम क्या है? इस शहर के खोजकर्ता का नाम है राखालदास बनर्जी। बंगाली बाबू हैं दोनों। इनके फोटो देखिएगा कभी आप, दयाराम जी के और राखालदास बनर्जी के। पूरे अंग्रेज नजर आते हैं। अंग्रेजों के साथ पूरी तरह से ये घुल मिल गए थे। ब्रिटिश कल्चर को इन्होंने अपना सा लिया था। अब मोहनजोदाड़ो से कौन कौन सी चीजें मिली? सबसे पहला स्नानागार, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं ग्रेट बाथ, स्नानागार। ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अद्भुत इमारत कहलाती है। अद्भुत इमारत।
अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहलाती है, लेकिन स्नानागार को क्या कहते हैं? मोस्ट अमेजिंग बिल्डिंग, सबसे अद्भुत इमारत। यहां से मिला कांसे की नर्तकी, डांसिंग ब्रांज गर्ल, एक नर्तकी है, कांसे की बनी हुई है, नृत्य की मुद्रा में है, उसकी मूर्ति मिली और वो मूर्ति लास्ट वैक्स मेथड से बनाई गई, जिसको आप छत्तीसगढ़ में घड़वा कला कहते हैं। घड़वा कला से बनी, लास्ट वैक्स मेथड से बनी ये दुनिया की सबसे पुरानी मूर्ति है, जो कहां से मिली? कहां से मिली? मोहनजोदाड़ो। तीसरा सबसे अद्भुत एविडेंस, सूती कपड़े का टुकड़ा, चांदी के एक बर्तन के अंदर से सूती कपड़े का एक टुकड़ा, उसका अवशेष सुरक्षित रह गया। सूती कपड़े का टुकड़ा जो अपने आप में बहुत बड़ी उन्नति का प्रमाण है, कहां से मिला? सिंधु घाटी सभ्यता में, मोहनजोदाड़ो से। और चौथी संरचना, चौथी मतलब वस्तु जो आपको याद रखनी है, वो है रुद्र शिव या पशुपति की मुहर। सिंधु घाटी के लोग मातृदेवी के उपासक थे, लेकिन ये द्विदेवता मूलक धर्म वाले थे। यहां पर एक के बदले कितने देवता थे? एक से ज्यादा भी रहे होंगे, लेकिन प्रमुख रूप से मानते हैं एक मातृदेवी और दूसरी पूजा करते थे ये पशुपति की। पशुपति का मतलब होता है पशुओं के पति, यानी भगवान शिव। मोहनजोदाड़ो से एक मुहर मिली, मुहर का मतलब सील, ठप्पा। व्यापारी अपने सामान को पैक करने के बाद अपने थैले पर उस ठप्पे का प्रयोग करते रहे होंगे या अन्य किसी प्रकार के पहचान चिन्ह के लिए करते होंगे। यहां से मिली एक पशुपति की मुहर, जिसमें एक व्यक्ति योग की मुद्रा में, तपस्या की मुद्रा में बैठा है और उसके चारों तरफ विभिन्न जानवर दिखाए गए हैं। जॉन मार्शल ने ही इसे रुद्र शिव कहा था। फिर शिव से संबंधित अन्य साक्ष्य भी मिले। तो ये दूसरे शहर की जानकारी हुई, हड़प्पा। हड़प्पा के बाद दूसरा शहर मोहनजोदाड़ो। तीसरे शहर के पास आइए, ये दोनों भारत के बाहर थे। तीसरा शहर भी मोहनजोदाड़ो के पास ही मिला। तीसरे शहर का नाम है चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो, ये शहर कहां मिला? चंदहुदड़ो ये शहर मिला। अभी मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि क्रम वगैरह भी बताऊंगा, घबराइएगा मत। मैं इतिहास को सन के बोझ से बाहर निकालना चाहता हूं। चंदहुदड़ो ये कहां मिला? ये भी पाकिस्तान में मिला, सिंध प्रांत में मिला। और कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। इस शहर की खोज किसने की? तो इस शहर की खोज में जिस व्यक्ति का नाम सबसे ज्यादा आता है वो है एनजी मजूमदार, ननी गोपाल मजूमदार। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का, चंदहुदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक शहर कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ये इंडस्ट्रियल प्लेस रहा होगा, ऐसा मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीट्स की फैक्ट्री मिली, मनका बनाने की फैक्ट्री। जैसे आपने मोतियों के बारे में जाना है, मोती से बड़े बड़े क्या होते हैं? मनके। माला फेरत, मनका फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, ऐसा आपने दोहा सुना होगा। ये श्रृंगार के लिए काम आता है। मनका निर्माण का सेंटर कहां से मिला है? चंदहुदड़ो से। एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान मिले हैं। कहां से मिले हैं? कुत्ते बिल्ली के पद चिन्ह। कहां से मिले हैं कुत्ते बिल्ली के पद चिन्ह? चंदहुदड़ो के ईंटों से। इसका मतलब है कि जिस समय कुम्हार ने ईंटों को बनाकर सुखाया था, उसी समय किसी बिल्ली को किसी कुत्ते ने दौड़ाया, दोनों उन ईंटों के ऊपर से दौड़ गए और कई हजार साल बाद उनके पैरों के चिन्ह आज के इतिहासकारों को मिल गए। मतलब ये जीव जंतु सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में भी मौजूद थे। चौथा शहर जिसको आप जरूर जानें वो शहर है कालीबंगा। ये भारत में है। भारत में कहां है कालीबंगा? भारत में राजस्थान में है। राजस्थान में ये घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी अच्छे से दिमाग में बैठा लें। इस शहर की खोज से पहला नाम जुड़ता है अमलानंदन घोष का, जिन्होंने लेख लिख करके इस शहर के बारे में दुनिया के लोगों को बताया। और उसके बाद जो नाम मिलता है, यहाँ एक्सकावेशन करने के लिए जो व्यक्ति गए, उत्खनन करने के लिए जो व्यक्ति गए, उनके नाम हैं बीबी लाल और वी के थापर। आप लाल एवं थापर यही दिमाग में रख लें तो पर्याप्त है। कालीबंगा की खोज से कौन लोग जुड़े हैं? अमलानंदन घोष और मेन उत्खनन करने वाले व्यक्ति बीबी लाल और वी के थापर।
कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कहां है ये स्थान? राजस्थान के, भारत के राजस्थान प्रांत में। कौन सी नदी के किनारे? घग्घर नदी के किनारे। अब यहां से जो वस्तुएं मिली, देखिए यहां से जो एविडेंस मिले, पहला जुते हुए खेत, यानी खेत की जुताई हो रही है, मतलब वो हल चलाना जान रहे हैं, कृषि कार्य से परिचित हैं। दोहरी फसल, डबल क्रॉप सिस्टम, एक खेत में दो दो अनाजों को उगा रहे हैं, एक लाइन में एक अनाज और दूसरे लाइन में दूसरा अनाज, इसको बोलते हैं डबल क्रॉप सिस्टम। सदियों पहले इंडिया में डबल क्रॉप सिस्टम था, दोहरी फसल का उत्पादन करते थे कालीबंगा में। यहां से मिला यज्ञ वेदी, फायर अल्टर, यहां से मिली लकड़ी की नाली, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता का थोड़ा ग्रामीण स्थल मान लिया जाता है, थोड़ा सा आधुनिक स्थल नहीं था। बाकी जगह पकी हुई ईंटों से बनी हुई नाली मिलती थी, ढकी हुई नालियां मिलती थी। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम किसका था? लकड़ी की नाली का था। तो यहां से जुते हुए खेत, दोहरी फसल, लकड़ी की नाली और युगल समाधियां मिली। कब्र एक, लाशें दो। एक कब्र में एक साथ दो लोगों का दफनाया जाना कई कारणों से संभव है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक कब्र से दो लाशें क्यों निकल रही हैं। तो युगल समाधियां ये कहां से मिली? कालीबंगा से। तो ये 4 स्थानों का नाम आपके दिमाग में अब तक बैठ गया होगा, या एक बार मैं रिवाइज कराता हूं, फिर से ताकि हम चीजों को जान सकें। पहला नाम आपको याद रखना है अच्छे से अपने दिमाग में, 1826 चार्ल्स मेसन। दूसरा 1921 जॉन मार्शल। तीसरा 1921 हड़प्पा दयाराम साहनी। 1922 मोहनजोदाड़ो राखाल दास बनर्जी। फिर तीसरे स्थान की चर्चा हुई चंद हुदाड़ो, एनजी मजूमदार। फिर चौथे स्थान की अभी हमने चर्चा की। चौथा स्थान कौन सा है? कालीबंगा। और कालीबंगा की खोज करने वाले के रूप में मैं जिनका नाम आपको बता रहा हूं वो नाम क्या है? बीबी लाल, वीके थापर। और अब फिर एक ऐसा शहर जिसकी चर्चा के बिना सिंधु घाटी सभ्यता पर कोई भी चर्चा अधूरी रह जाएगी, वो है लोथल। लोथल कहां है? ये भारत के गुजरात प्रांत में है। कौन सी नदी के किनारे है? ये भोगवा नदी के किनारे है, एट द बैंक ऑफ रिवर भोगवा। भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा मत समझ लेना। कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। और इसके खोज करने वाले व्यक्ति हैं सी रंगनाथ राव या एस आर राव। राव शब्द को दिमाग में रखें। ये जाना क्यों गया? ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। कमेंट करके बताएं और कहां कहां सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह मिले हैं। सबसे प्रमुख बंदरगाह, पहला बंदरगाह जो खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कौन सा जगह था? लोथल। बंदरगाह का मतलब होता है डाक यार्ड, जहां पानी के जहाज आकर रुकते हैं। इसे पत्तन शहर भी कहते हैं और इसे बोलचाल की भाषा में गोदीबाड़ा भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का डाक यार्ड, पत्तन शहर, गोदीबाड़ा कौन सी जगह थी? लोथल। और लोथल में जो बंदरगाह मिला है वो सिंधु घाटी सभ्यता का लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है, सबसे बड़ी संरचना। मजबूती से दिमाग में बैठा लिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, सबसे अद्भुत इमारत स्नानागार, लेकिन सबसे बड़ी संरचना स्ट्रक्चर कहने पे लोथल का बंदरगाह। वैसे जब शहरों की चर्चा होगी, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शहर सामान्य तौर पे मोहनजोदाड़ो, लेकिन भारत में फिर खोजा गया धौलावीरा। बहुत लंबे समय तक धौलावीरा सबसे बड़ा शहर रहा क्षेत्रफल में, लेकिन आज की डेट में राखीगढ़ी की खोज हो चुकी है और राखीगढ़ी आज क्षेत्रफल में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कहलाता है। इसे आप करेक्ट करते हुए चलेंगे। तो अभी हमारी चर्चा कहां तक पहुंची? लोथल तक। ये बंदरगाह शहर है, इसका मतलब सीधे सीधे स्पष्ट है। लोथल जो है वो विदेश व्यापार का केंद्र था। यहां से वो विदेश में व्यापार करने के लिए जाते थे। विदेशों में उन्होंने अपनी बस्ती भी बनाई हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विदेश व्यापार का केंद्र था कौन सा शहर? लोथल। आगे देखिए, इस लोथल के विदेश व्यापार का और उदाहरण कैसे मिलता है? यहां फारस की मोहर मिली है। फारस प्राचीन काल में किस देश को कहा जाता था? ईरान को। पर्सिया या फारस,
ईरान का व्यापारी यहाँ आया होगा और अपनी मुहर यहाँ भूलकर चला गया होगा। तो फारस की मोहर, फारस की सील कहां से मिली? लोथल से। एक और बात याद रखें आप, फारस की मोहर के साथ साथ यहां से मम्मी जैसी आकृति मिली, मम्मी जैसी संरचना, ममीफिकेशन। आपने मम्मी के बारे में सुना ही होगा कि मम्मी बनाते हैं मिस्र वाले, तो ये विदेश व्यापार का केंद्र है। मान के चलिए इनका मिस्र वालों से कहीं ना कहीं कनेक्शन था, यहाँ के लोग मिस्र जाते थे, मिस्र के लोग भी यहाँ आते थे। हो सकता है मिस्र के किसी व्यक्ति की यहाँ मृत्यु हुई हो और उसका ममीफिकेशन करने का उन लोगों ने प्रयास किया हो। और यहाँ पर एक मुहर पर गोरिल्ला जैसे किसी जीव का अंकन है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जीव है। ये सब चीजें बता रही हैं कि लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता में विदेशों से संपर्क रखने वाला शहर था। लेकिन सबसे ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर, डॉकयार्ड शहर किसे कहा जाता है? लोथल को। तो बड़े बड़े शहरों से आपका परिचय होते जा रहा है। लोथल के बाद अगला शहर जिसको जाने, बनावली। कहां है बनावली? बनावली हरियाणा में है। बनावली की खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा, और भी नाम मिलेगा RS बिष्ट। तो मेन नाम आपको याद रखना है रविंद्र सिंह बिष्ट। बनावली की खोज से मुख्य व्यक्ति जो जुड़े हैं RS बिष्ट। यज्ञदत्त शर्मा का नाम आप दिमाग से हटा दें, इनका नाम याद रखें RS बिष्ट। और बनावली में मिला उत्तम किस्म का जौ, बेस्ट क्वालिटी का बार्ले। उत्तम किस्म का जौ कहां से मिला? बनावली। और मैं भूल गया था, आप जोड़ लें, लोथल से मिला है धान की भूसी। तो जब भी हम, वैसे तो हम PSC की क्लास में अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि PSC की क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि से संबंधित बातों का जिक्र करें, तो इन सब बातों का, या सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि की कैसी स्थिति थी पूछा जाएगा। तो सिंचाई से परिचित थे, धान की खेती करना जानते थे, जौ की खेती करना जानते थे, दोहरी फसल लेना जानते थे, और भी बातें आप लाइन से वहां पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है बनावली, जहां से उत्तम किस्म का जौ मिला है। एक शहर है लोथल, जहां से मिली है धान की भूसी। और बनावली से खिलौना हल मिला है। तो देखिए, बार बार हल का मिलना और जमीन पर जुते हुए खेतों की जुताई का प्रमाण मिलना, ये बता रहा है कि कृषि उन्नत अवस्था में थी, और अधिक प्रमाण की जरूरत तो है ही नहीं। अन्नागार का मिलना अपने आप में इस बात का सबूत है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध शहर बनावली, जहां से खिलौना हल मिला। फिर एक और शहर जिसकी चर्चा के बिना बातें अधूरी रह जाएंगी, उस शहर का नाम है धौलावीरा। ये गुजरात में है। मानसर और मानहर नाम के नालों से घिरी हुई ये जगह है। कहाँ है? गुजरात में। और इसे भी खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? रविंद्र सिंह बिष्ट, RS बिष्ट को। और धौलावीरा, जब तक राखीगढ़ी की खोज नहीं हुई थी, या जब तक ऑप्शन में राखीगढ़ी का नाम नहीं रहेगा, तब तक याद रखिएगा ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शहर है धौलावीरा। न केवल क्षेत्रफल में बड़ा है, बल्कि यहां से स्टेडियम जैसी संरचना मिली, यहां से एक साइन बोर्ड जैसा मिला, स्टेडियम जैसी संरचना, साइन बोर्ड। साथ ही साथ सिंधु लिपि का सबसे बड़ा एविडेंस। सिंधु लिपि को देखिएगा, हाल ही में फिर से पढ़ने का दावा किया गया है, बहुत ज्यादा चर्चा में है सोशल मीडिया पर। वो सिंधु लिपि को आज तक हम ठीक से पढ़ नहीं पाए हैं। इस लिपि को पढ़ नहीं पाने का कारण, एक तो छोटे छोटे प्रमाण मिले हैं, मोहरों पर कुछ कुछ लिखा हुआ मिला है, एक साथ द्विभाषिक लेख नहीं मिला है, और कम साइन मिला है। एक बड़ा सा साइन बोर्ड, एक बड़ा सा सिंधु लिपि का बहुत सारा चिन्ह लिखा हुआ साइन बोर्ड, ये कहां से मिला है? धौलावीरा से। तो सिंधु लिपि का सबसे बड़ा साक्ष्य कहां से मिलता है पूछा जाएगा, तो उत्तर आ जाता है धौलावीरा से। आज के लेक्चर में देखिए, मैं इतने शहरों की चर्चा करके रोक रहा हूं, एक और शहर है जो मैं आपके होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि उस शहर में निरंतर खोज जारी है। वो शहर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। खोज उसकी किसके द्वारा की जा रही है? कमेंट करके बताएं। और राखीगढ़ी आज की डेट में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्थान है। तो मैंने कुछ प्रमुख स्थानों की चर्चा की, कुछ अन्य प्रमुख स्थानों की चर्चा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन की विशेषताएं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और इस बात की भी चर्चा करूंगा
कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कहाँ हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया। क्या सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता के बीच में कोई कंटिन्यूटी थी? सिंधु घाटी के बाद आर्य कैसे आ गए भारत में? आर्य कौन है? हम ही तो आर्य हैं, हमारे पूर्वज ही तो आर्य थे। इस तरह की सारी बातों पर गंभीर चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।